नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। साथियों, मैं आज उपस्थित हूँ एक टॉपिक के साथ जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक होने वाला है सामान्य विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से, और टॉपिक हमारा होगा थाइमस ग्रंथि यानी कि थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, अगर आप वीडियो को पसंद करें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिएगा, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं थाइमस ग्लैंड यानी कि थाइमस ग्रंथि की, तो थाइमस ग्रंथि की बात करते हैं। थाइमस ग्रंथि दो पालियो यानी कि आप इसको लोब भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये लोब में डिवाइडेड होती है। एक अंतःस्रावी ग्रंथि है यानी कि हमारी अंतःस्रावी ग्लैंड होती है, और ये 18 वर्ष तक विकसित होती है, ठीक है। इसलिए बच्चों में ये ग्रंथि बड़ी होती है। अब अगर मैं बात करूं थाइमस ग्रंथि की, तो ये मैंने अभी आपको बताया था, ये दो लोब में डिवाइडेड होती है, ठीक है। अब दो लोब में जो लेफ्ट वाला लोब होता है वो छोटा होता है, जबकि जो राइट वाला लोब होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। और थाइमस ग्रंथि की जो लोब होते हैं वो छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको लोब्यूल बोलते हैं। तो ये ठीक है। तो ये बात हुई हमारी दो पालियों की, जिनमें दो पालियां होती हैं, इनको लोब बोलते हैं। लेफ्ट वाली छोटी होती है, राइट वाली बड़ी होती है, और हर एक जो हमारा लोब है या पाली है वो छोटी छोटी संरचनाओं या स्ट्रक्चर्स से मिलकर बनती है, जिन्हें लोब्यूल बोल देते हैं। अगर बात की जाए थाइमस ग्रंथि की, तो थाइमस ग्रंथि मैंने आपको बताया अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये 18 वर्ष तक डेवलप होती रहती है और धीरे धीरे ये ग्रंथि खत्म होती चली जाती है, और बोल सकते हैं कि बुढ़ापा आने तक ये पूरी तरीके से विलुप्त हो जाती है, ठीक है। और इसी कारण थाइमस ग्रंथि के विलुप्त हो जाने के कारण ही मनुष्य को बुढ़ापा आता है। तो एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट यहाँ से बनेगा कि बुढ़ापा किस वजह से आता है, तो वो थाइमस ग्रंथि के विलुप्त हो जाने के कारण ही बुढ़ापा आता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली का एक विशिष्ट प्राथमिक लसीकाव अंग है। इस ग्रंथि के अंदर लिम्फोसाइट्स या टी सेल परिपक्व होते हैं। अब अगर बात करी जाए कि टी सेल या लिम्फोसाइट्स क्या हैं, तो लिम्फोसाइट या टी सेल प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं, जिनका विकास इस ग्रंथि में होता है। इस ग्रंथि से क्या बात कह सकते हैं हम, इस ग्रंथि यानी कि हमारी थाइमस ग्रंथि से इनका विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ तो बात हुई हमारी इस चीज़ की। अगर मैं एक और बात बताती हूँ आपको, तो जो टी सेल है हमारी, ये हमारी प्रतिरक्षा का काम करती हैं, ठीक है। और थाइमस ग्रंथि जो है उसकी जो रचना होती है, संरचना होती है, वो एक फ्लास्क के जैसी होती है, और ये हमारे थ्योरैक्स यानी कि वक्ष जो है हमारा, वक्ष में एक संरचना स्टर्नम के पीछे होती है, तो ये वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। अगर मैं अब बात करती हूँ थाइमस ग्रंथि की संरचना की, तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ थाइमस ग्रंथि होती कैसी है, देखिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारी थाइमस है, थाइमस ग्लैंड है, ठीक है। और अगर मैं इसको क्लियर करके दिखाती हूँ, तो ये देखिएगा, ये थाइमस ग्रंथि है, हमारी थाइमस है। अब इसमें क्या क्या पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। थाइमस ग्रंथि बाहर की ओर से एक कनेक्टिव टिश्यूज से बने एक कवच से ढकी रहती है, ठीक है। ये आपको ये वाला दिखेगा, ये जो आप आउटर साइड में देख रहे हैं ना, ये वाला मैं इसकी बात कर रही हूँ कि एक कनेक्टिव टिश्यूज से बनी हुई, मतलब एक कवच से ढकी होती है, जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सूल। लिखा हुआ भी है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिएगा, मैंने बोला ना, ये जो आउटर वाली जो शेल है ये इसका कैप्सूल है, ठीक है। तो ये इससे एक इसका विशेष कवच है, इससे ढकी हुई है। इस कैप्सूल से ट्रेविकुली जो कई प्रकार की कोशिकाओं से मिली होती है, ग्रंथि में अंदर की ओर पहुंचते हैं और लोब्यूल बना लेते हैं। लोब्यूल मैंने अभी इससे पहले आपको एक्सप्लेन किया है कि लोब्यूल क्या है, और यही लोब्यूल बाहर की ओर सघन कॉर्टेक्स आप देख रहे होंगे, ये देखिएगा, ये कॉर्टेक्स है यहाँ पर। ये लोब्यूल मैंने आपको बताया था कि जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो लोब्यूल हो जाते हैं। तो कॉर्टेक्स जो है यहाँ पर आ जा रहा है, ये कॉर्टेक्स है। जो आउटर वाला शेल है, जो आउटर वाली लेयर है वो कैप्सूल हो गई, और ये कॉर्टेक्स है। और उसके बाद अगर हम बात करें, यही लोब्यूल बाहर की ओर सघन कॉर्टेक्स बना लेंगे, और अंदर की ओर असघन, मतलब कि
ये देखिएगा मेडुला। यहाँ पर सघन का मतलब क्या है, ये बहुत पास पास आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सघन है। और असघन यानी कि यहाँ पर ये खाली खाली दिखाई दे रहा है, ये असघन है। ये क्या बना लेते हैं, ये मेड्यूला बना लेते हैं। और मेड्यूला आपको दिख रहा होगा, बीच में ये रहा, आउटर शेल को कैप्सूल और कॉर्टेक्स ये हो गया। ठीक है, अब अगर बात करते हैं थाइमस ग्रंथि की संरचना में, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैप्सूल, कॉर्टेक्स और मेड्यूला होते हैं। अगर कैप्सूल को मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो थाइमस ग्रंथि के बाहरी आवरण को कैप्सूल कहा जाता है। ठीक है, जिसका निर्माण सफेद प्रकार के संयोजी ऊतक से होता है। जो कैप्सूल है वो किससे बनता है, वो बनता है सफेद प्रकार के संयोजी ऊतक से। और अगर बात करी जाए कि इन संयोजी ऊतक में क्या क्या होता है, तो इन संयोजी ऊतक में जो हमारे डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, जैसे कि मैक्रोफेज कोशिकाएं यानी कि मैक्रोफेज सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट कोशिकाएं, कणयुक्त श्वेत जो कोशिकाएं होती हैं वो, ये सारी चीज़ें मिलके हमारी कैप्सूल बना देती हैं। ठीक है, और हमारी जो वसा कोशिकाएं होती हैं, ये कैप्सूल के सहारे से ही संयोजी ऊतक ग्रंथि के अंदर प्रवेश करती हैं। और प्रवेश करने के बाद इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है ट्रेविकुली। ठीक है, और ये ट्रेविकुली ग्रंथि को लोब्यूल में बांट देती हैं। तो इतना इसका कैप्सूल का काम है, जो कि मैंने बोला कि सफ़ेद प्रकार के संयोजी ऊतक से बना होता है, बाहरी आवरण होता है। ठीक है, अब अगर बात की जाए कॉर्टेक्स की, तो कॉर्टेक्स सघन भाग जिसमें लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और लिम्फोसाइट जिसमें पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको कॉर्टेक्स बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिम्फोसाइट भी डिफरेंट टाइप के 3 टाइप के होते हैं, जिनमें 1% लिम्फोसाइट्स बड़े होते हैं 1% लिम्फोसाइट्स बड़े हो जाएंगे और 10% मीडियम साइज के हो जाएंगे, और बाकी बचे हुए सबसे छोटे साइज के लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ी यहाँ पर देखने वाली बात क्या हो गई है कि लिम्फोसाइट्स भी यहाँ पर 3 टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर मेडुला की, क्योंकि मैंने आपको कैप्सूल और कॉर्टेक्स दोनों बता दिए हैं। अब बात आती है मेडुला की, तो मेडुला थाइमस ग्रंथि का चौड़ा और शाखित भाग होता है। ये देखिएगा मेडुला दिखाई दे रहा है आपको, ये चौड़ा और शाखित भाग है, जो कई शाखाओं में बटा होता है और रेटिकुलर एपिथीलियम का बना होता है। किसका बना होता है, रेटिकुलर एपिथीलियम का बना होता है। ठीक है, एपिथीलियम, तो ये रेटिकुलर एपिथीलियम का बना हुआ होता है क्या, मेडुला, और कई शाखाओं में बटा हुआ होता है। इसके अलावा इस भाग में कॉर्टेक्स की तुलना में बहुत ही कम लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, जबकि कॉर्टेक्स में मैंने आपको बताया कॉर्टेक्स में ज़्यादा लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो मैंने 3 टाइप आपको बताए हैं। लेकिन मेडुला में इतने लिम्फोसाइट्स नहीं होते हैं। इस भाग में प्लाज्मा कोशिकाएं, मास्ट कोशिकाएं, मेलानोसाइट और इओसाइनोफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और ये अम्लीय अभिरंजक से बनी हुई होती हैं, रंगी होती हैं, जिसका नाम थायमिन कोशिका भी है। तो इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इससे आगे बात करती हूँ थाइमस ग्रंथि के हार्मोन की, थाइमस ग्लैंड जो है उससे हमारा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन भी, और एक और हार्मोन आप देख सकते हैं थाइमोसिन। ठीक है, थाइमोसिन। तो जो अगर क्वेश्चन बनता है कि थाइमोसिन या थायरॉक्सिन कौन सी ग्लैंड से निकलता है, तो वो थाइमस ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, इसके अलावा यह थाइमस जो हार्मोन है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसके अलावा प्रतिरक्षा में या हमारा जो इम्यूनिटी है, हमारे इम्यूनिटी में ये इम्पोर्टेंट है। और थाइमस जो ग्लैंड है वो बच्चे के जन्म से पूर्व ही टी कोशिकाओं को विकसित कर देती है, और लगभग यह क्रिया कितने टाइम पहले स्टार्ट हो जाती है, बच्चे के पैदा होने से 2 मंथ पहले ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब टी कोशिकाएं बननी स्टार्ट हो जाती हैं, और बनती क्यों है, थाइमस ग्लैंड के वजह से। और यह है हमारी इम्यूनिटी, जो हमारी इम्यूनिटी है, जैसे हमारी त्वचा हो गई, हमारी स्किन हो गई, हमारा हार्ट हो गया और हमारा लीवर हो गया, इन सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थाइमस में 4 प्रकार की टी कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इन चारों का कार्य भी अलग अलग होता है। किलर कोशिका एंटीजन पर प्रहार करने का कार्य करती है, और हेल्पर कोशिकाएं बी लिम्फोसाइट्स को उत्तेजित करके एंटीबॉडी निर्माण में सहायक होती हैं। फिर है
मेमोरी कोशिकाएं भविष्य में एंटीजन को पहचानने में सहायक होती हैं, जबकि संप्रेषण कोशिकाएं उत्तेजित प्रतिरक्षा प्रणाली को सामान्य बनाने में मदद करती हैं। तो जो मैंने आपको 4 टाइप की टी कोशिकाएं बताई हैं वो कौन कौन सी बता दी। अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ तो किलर कोशिका यानी किलर सेल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी हेल्पर कोशिका। थर्ड है हमारे पास मेमोरी कोशिका, मेमोरी सेल। और फोर्थ अगर मैं बात करती हूँ तो फोर्थ है हमारी संप्रेषण कोशिका, ठीक है। तो ये 4 टाइप की हमारी टी सेल हैं वो हो जाती हैं, और इनका यूजेस भी मैंने आपको बता दिया है। किलर कोशिका एंटीजन पर प्रहार करती है, हेल्पर कोशिकाएं बी लिम्फोसाइट को उत्तेजित करती हैं और एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं, और मेमोरी कोशिकाएं भविष्य में एंटीजन को पहचानने में सहायक होती हैं, जबकि संप्रेषण कोशिकाएं उत्तेजित प्रतिरक्षा प्रणाली को सामान्य बनाने में मदद करती हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका दोबारा से रीडिंग लगा लेंगे। मैं पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ से भी पीडीएफ ले सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके आगे अगर मैं बात करती हूँ कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको क्वेश्चंस कैसे एग्जाम से मिल सकते हैं, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। संभावित जो प्रश्न बन जाएंगे, थाइमस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है। तो अब ये सारी चीज़ें आप एग्जैक्टली मतलब आसानी से बता देंगे, क्योंकि मैंने सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। आप चाहें तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। थाइमस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है। थाइमस ग्रंथि विलुप्त होने की मनुष्य की अवस्था कितनी है। लिम्फोसाइट या टी सेल कोशिकाओं का विकास कहाँ होता है, और कौन सी ग्रंथि 2 पालियों में विभाजित होती है, या थाइमस ग्रंथि कितनी पालियों में विभाजित होती है। थाइमस ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है या कैसी ग्रंथि है। बुढ़ापे में विलुप्त हो जाने वाली ग्रंथि कौन सी है, और प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ के साथ जो इस टॉपिक से बन जाते हैं। आपको इनका रिप्लाई मुझे बताना है, इनका कमेंट करके आप मुझे इनका आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा सामान्य विज्ञान के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं लेकर आई हूँ वो देख लीजिएगा। सूर्य से आने वाली यूवी किरणें प्रमुख रूप से कौन से कैंसर का कारण बनती हैं। तो जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, वो कौन से कैंसर का कारण बनती हैं। त्वचा कैंसर का। सक्रिय रेडियो सक्रिय कोबाल्ट और रेडियम का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। कैंसर के। आदर्श पर्यावरण परिस्थितियों में जनसंख्या वृद्धि की क्षमता क्या कहलाती है। जैविक क्षमता। यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 है तो इस लेंस की क्षमता कितनी होगी। 5D होगी, प्लस का 5 डायोप्टर। और जो फोकस दूरी का मात्रक है वो होता है डायोप्टर, तो इसको डी से डिनोट करते हैं, यहाँ पर +5D से डिनोट किया हुआ है। आगे अगर हम देखें खसरा किस वायरस के कारण होता है, तो खसरा होता है रुबेला वायरस के कारण। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मेरे को बताना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।